हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 4.0 और 5.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का श्रृंखला होगा। ये सामान्य अध्ययन बुलेट के कुछ क्वेश्चन हैं जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन रिवीजन होंगे और यहाँ पर केवल क्वेश्चन की बात होगी। तो अपने पढ़ाई को एक नई दिशा और एक नई धार दे सकते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास से लेकर के ये एक नई जिसमें क्वेश्चन का एक संग्रह होगा। तो आज से हम ये भी एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसमें भारतीय इतिहास, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो आज से ये एक नया सीरीज शुरू होगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं और यहाँ से आधे घंटे में ये जितने भी क्वेश्चन होंगे आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित मित्र दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और एक नई से नई वीडियो भी लाएंगे और अपने बीपीएससी 4.0 और 5.0 के लिए एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली बार आए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो शुरू करते हैं हम आज से एक नया बुक का एनालिसिस जिसमें प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें से कई सारे टॉपिक्स हैं। इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास, ये सारे एक एक करके कंप्लीट करेंगे। इसमें केवल क्वेश्चन का संग्रह है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। तो चलिए, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ पर है? तो ये राजस्थान राज्य में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ पर प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। भारत की प्राचीनतम संस्कृति पुरः पाषाणिक संस्कृति थी। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित हैं भीमबेटका में। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण पत्र कहाँ होता है? पाटने से। चिरांतपुरा स्थल पर प्राचीन के अवशेष मिले हैं नव पाषाणिक संस्कृति से। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वो कहलाता है नव पाषाण काल। दमदमापुरा स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कैलकोलिथिक युग कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। आप बगल में देख सकते हैं कि ये बीपीएससी में पूछे गए किन वर्ष में और कौन से पेपर में पूछे गए, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं से आए ही हैं। तो आप वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सिंधु सभ्यता। इस समय मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 में। प्राक सिंधु काल पुराह स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण निर्मित थे किससे? हड़प्पा संस्कृति के उपकरण किससे निर्मित थे? तो वो ताम्र अर्थात तांबा से निर्मित थे। आगे है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन का दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा। तो 900 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका नगर नियोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो नगरीय थी। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था बनावली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स हैं। हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ पर है? तो वो लोथल में है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का।
सिंधु सभ्यता युग के अंतर्गत आती है। तो सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। हड़प्पा का व्यापारिक संबंध कैसा था? तो मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चहूदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में स्थित है। ये सारे वीडियो हम क्लास 6 के SCERT में पढ़ा रहे हैं, जिससे आप SCERT के बुक से भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के SCERT के सारे बुक के एनालिसिस भी देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें और मुझे बताएं कि कैसे, और मुझे बताएं कि वीडियो में क्या सही है, और प्रश्न के उत्तर जरूर दें। वेदों में प्राचीनतम है। वेदों में प्राचीनतम है क्या? ऋग्वेद प्राचीनतम है। पुरुषार्थ हैं, कितने पुरुषार्थ हैं? 4। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या 4 है। त्रयी का अभिप्राय होता है 3 वेद से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। पारुषणी नदी के तट पर लड़ा गया। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता का। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। भोग जकोई का महत्व किस लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत है कहाँ? धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, यजुर्वेद था। वैदिक देवता नहीं था तो वो कार्तिकीय नहीं थे। महापुराणों की संख्या मानी जाती है 18 मानी जाती है। बौद्ध एवं जैन, भागवत एवं शैव धर्म से संबंधित क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वो पार्श्वनाथ थे। त्रिपिटकों का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन कहाँ पर पूछे गए, ये इम्पोर्टेंट कितने हैं। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया, तो गया में व्यतीत किए थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, तो वो किया गया था मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की कनिष्क थे। चौथी बौद्ध संगीत बुलाई गई थी वो कनिष्क के द्वारा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी तो राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था तो वो कुशीनगर में प्राप्त किया था। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किया। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगत के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ था। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनमें बौद्ध ने महापरिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया तो अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र थे। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थीं। बौद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थित है पावापुरी में स्थित है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात वैकल्प प्राप्त किया था वो था जृंभिक ग्राम में।
महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम में है। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक लिखी गई थी पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान किसने दिया? तो गुप्त का था। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो वो थे मक्खली गोशाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम के रूप में किया गया आजीवकों ने। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा था भद्रबाहु ने लिखा। प्रथम तीर्थकर कौन थे? वो ऋषभदेव थे। वो बात जो बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं है, आत्म दमन। 16 महाजनपद। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था अजातु शत्रु के समय में। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार ने किस पर राज्य करता था? तो मगध पर। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की तो वो उदयन था। अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन थी। अवंती का राजा कौन था? चंद्रप्रद्योत था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था, वो मल्ल था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सा था? तो वो राजगृह, वो गिरिव्रज था। अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, वो लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन सी थी? वो वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? आगंतुक निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? वो चंपा। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास स्थित था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन से थे? तो गांगे मैदान। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न। मौर्य साम्राज्य का द्वारा महल बनवाया गया था कुम्भरार में। शक संवत का प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी, रुद्रदामन ने किया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो बृहद्रथ था। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसने दरबार में भेजा गया था? किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, दिव्य वदान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो फौजदारी। समाहर्ता था, महासंग्रह करता था। मौर्य काल में शासकीय भूमि में प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? उसे सीता कहते थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला और कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था वो आबू था। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया आब्रू स्तंभ में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक भाषा। अशोक ने ब्रह्म अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, प्रिंसेप ने पढ़ा था। अपने शिलालेख में अशोक सामान्य नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी के नाम से। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल का उल्लेख है वो शुह गौरा है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरकुंश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त थे। वह अभिलेख जिससे ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, चंद्रगुप्त था। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वो विशाखा दत्त थे। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक
कौटिल्य थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पहलू पर प्रकाश डाला गया था तो राजनीतिक पर। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था किसने? तो मौर्य राजवंश ने। सेंट्रोकोटक से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने किया था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है। किस पर आधारित था? तो वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? तो वो 500 युद्धक हाथी दिए थे। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया। इंडिका का लेखक कौन? मेगास्थनीज है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का कौन था? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का कौन था? तो वो पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी को थी कारुवाकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो कलिंग पर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वो बृहद्रथ था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का प्राय है जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? शुंग वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किससे था? सातवाहन राजवंशों से था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कर्ण वंश ने किया। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? हाथी गुम्फा लेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। शक संवत प्रारंभ हुआ था कब? 78 ईसा पूर्व में। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को दिया जाता है। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। कनिष्क राजा के समय सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था किसने? तो भीम कडफिसेस ने किया था। कला की गांधार शैली की फली फूली समय कौन सा था? वो कुषाणों के समय हुआ था। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कहाँ किस नगर में आयोजित की गई? तो कश्मीर में आयोजित की गई। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्य के समय को निर्धारित करता है। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंध है वो कुम्हरार हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट कहाँ है? ताम्र पात्र है। बराबर की गुफाओं के अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? तो अजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किससे बना था? तो वो लकड़ी का बना था। भूमि अनुदान को दिए गए जो शासी दरबार से जोड़े हुए थे वो कौन थे? ब्राह्मण। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यूनानी शासकों के द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हों के द्वारा। शक संवत की कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन था? तो वो चष्टन था। संगम काल के बारे में जानेंगे। संगम युग में उरेरू विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी है विल्लिपुतुर ने। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। एरण अभिलेख का संबंध शासक किस शासक से है? भानुगुप्त से। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था किसके? समुद्रगुप्त का। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की वो कृष्णदेव राय था। पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा के द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां के महत्वपूर्ण अवशेष गुप्त कला के थे। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की वो चंद्रगुप्त प्रथम था।
नालंदा ताम्र लेख में गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के किस शासक का जिक्र किया गया था? 9 शासकों का। कितने शासकों का? तो 9 शासकों का जिक्र किया गया। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया? गुप्त वंश ने किया था। नगरों की क्रमिक पतन काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो गुप्त काल की थी। वो शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो वो गुप्त वंश था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 6वां भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था, ये तर्क दिया था आर्य शर्मा ने। स्वर्ण युग गुप्त स्वर्ण मुद्राएं अनेक अभिलेखों में किस नाम से अंकित थी? दीनार से। गुप्त काल का मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो वो ताम्रलिप्त था। पहली बार यह व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, आर्यभट्ट ने कहा था। वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता है, बिना जुती हुई जंगली भूमि। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो वो गुप्त साम्राज्य के। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 3 प्रसिद्ध बंदरगाह शुपारा, काम्बे और भड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या का सत्या प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किए थे, वो स्कंदगुप्त थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखादत्त थे। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो विशाखादत्त हैं। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है, अमरकोश में किया गया। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं, वाग्भट्ट हैं। वह कवि जिसने कुमार संभवम महाकाव्य लिखा, वो कालिदास हैं। ताम्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो वो नान्यदेव थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, गुप्त युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? वो कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। थानेश्वर राजधानी थी। वर्धनों की हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हेनसांग ने किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति ने किया। चीनी यात्री इवान शुयांग भारत कब पहुंचा था? 629 ईस्वी में पहुंचा था। सही सुमेलन है चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार देवी, समुद्रगुप्त, प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमार गुप्त वन, महेंद्रादित्य। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों के द्वारा। किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा? वो भारवी ने लिखा था। 800 से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण
राजराज प्रथम ने किया था। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था, चंदेलों ने करवाया। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन? वत्सराज थे। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध पालवंशी राज्यपाल से है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था, बिहार राज्य में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र संस्थापक का नाम धर्मपाल है। चोल वंश के संस्थापक था विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण के द्वार कहलाते हैं कौन? तो गोपुरम। 12वीं सदी में उत्कृष्ट वंश के 5 शिलालेख हैं कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के शाहूदरों का नाम था चट्टी था और परमार वंश का संस्थापक किया उपेंद्र ने किया था। मलाया, सुमात्रा, जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल वन को। सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वी रासों के लेखक कौन हैं? चंद बरदाई हैं। स्वर्ण भूमि की वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, तो बालपुत्र देव थे। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगड़ी है। महमूद गजनी ने अपनी अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया 1027 ईसा पूर्व में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। विविध प्रश्न। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया मोहम्मद गौरी को। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? उत्तराखंड में। तो बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण के लिए है। राग विवेद ग्रंथ के लेखक का नाम सोमनाथ था। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ लिखा था वररुचि ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था कौन? चोल। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। प्रतिनूतनम काल समाप्ति की तिथि 10,000 वर्ष पूर्व है। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो लोहा का। भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? आहा सिक्के। प्राचीन भारत की वो लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी वो खरोष्टी थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा प्राप्त करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। नवनालंदा महाविहार विख्यात पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है कहाँ पर? वो एलोरा में विद्यमान हैं। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। शाक्य वंशियों के द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? वो पिपर हवा में स्थित है। चीनी यात्री शुग युन ने भारत की यात्रा कब की? 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी के मध्य। स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है। और मृच्छ कटकम का लेखक शूद्रक हैं। अजंता की चित्रकला से किस चित्रों का वर्णन मिलता है? तो जातक। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हैं और अहप्रतिरथ हिंदू देवता का और एक नाम विष्णु है। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन? चंदेश्वर हैं और उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। हूण राजा तोरमार और ओलिकार राजा के द्वारा पराजित किया गया था प्रकाश धर्मन। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजचोल वन के द्वारा। वो अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर कब बैठा? वो 1500 वर्ष में बैठा और बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरुत विसर्जित हुई। वो खरवाल के द्वारा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो वो रहला के रूप में जाना जाता है।
आज हमारा इसमें अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत इतिहास बिहार का, वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। और अगर आपको वन लीनियर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाएं, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिले और आप यहां से रिवीजन वन लीनियर का कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।